हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। और दोस्तों, आज हम लोग इस बिहार दरोगा का जो टेस्ट 15 है उसके जो सवाल हैं उसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो कह रहा है लीडार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो लीडार जो होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब सबसे पहला तो यहाँ जो लिखा है यह रिमोट सेंसिंग प्रणाली है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कि इसका प्रयोग वायुमंडल का अध्ययन कर मौसम संबंधी जानकारी व्यक्त करना है, करेक्ट है। और लीडार उपकरण में एक लेजर होता है, एक स्कैनर होता है और एक जीपीएस होता है, ये भी आपका करेक्ट है। यानी तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसका करेक्ट है। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो जीपीएस की, जीपीएस का पूरा मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और याद रखिएगा मौसम के बारे में कि मौसम का जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ये जेनेवा में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कहाँ पर होती है। तो याद रखिएगा ये जो कुंडली का केंद्र होता है वहां पर क्या होता है आपका, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता होता है वो क्या होता है आपका, सबसे अधिक होता है। कहाँ पर, उसके चुंबक मतलब कुंडली के केंद्र। कह रहा प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए, जब भी साउंड कोई प्रोड्यूस होता है तो साउंड जब मतलब कोई हम लोग सुनते हैं तो साउंड सबसे पहले हमारे इस पीना जो है उस साउंड को कलेक्ट करता है, फिर इस ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल के द्वारा वो मिडल ईयर में पहुंचता है। मिडिल ईयर में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम या कान का पर्दा होता है जो कि साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को 22 गुना बढ़ा देता है। फिर वो हमारे इनर ईयर में जाता है और इनर ईयर में याद रखिएगा कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया। ये कॉक्लिया क्या करता है, इस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। और फिर यहाँ से ये साउंड एकॉस्टिक नर्व के द्वारा कहाँ पर पहुँचता है, एकॉस्टिक नर्व के द्वारा ये पहुँचता है हमारे ब्रेन के कहाँ पर, टेम्पोरल लोब पर। और ब्रेन पर ये जो हमारा रहता है कितने सेकंड के लिए, 1/10 सेकंड या फिर 0.1 सेकंड के लिए रहता है। और इसलिए दोस्तों याद रखिएगा जब भी किसी प्रतिध्वनि को सुनने की बात होती है तो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए। तभी क्लियर इको जो है वो आप सुन पाएंगे, अदरवाइज क्लियर इको नहीं सुन पाएंगे। जब मल्टीपल सोर्सेस से, जब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सोर्सेस से ध्वनि मतलब अलग अलग परावर्तक सतह से टकरा कर जब आपको बार बार सुनाई दे, मल्टीपल इको अगर आपको सुनाई दे, उसको क्या बोलते हैं, उसे रिवर्बरेशन या फिर उसे अनुरणन कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। साउंड की इंटेंसिटी जो होती है, साउंड की इंटेंसिटी को हम लोग मेज़र करते हैं किसमें, डेसिबल में। और साउंड की इंटेंसिटी जो होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। साउंड की इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। खगोलीय दूरदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी जो होता है इसमें जो आपका यूज़ होता है उत्तल लेंस का यूज़ होता है। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक और कैसा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो वस्तु का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक्चुअली जो ग्लास होता है ना तो उसमें सिलिका का भी यूज होता है। सिलिका यानी सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि बालू। और वो जो होता है वो भी एक तरह से क्या होता है, वो आपका इंसुलेटिंग होता है, वो उसमें भी इंसुलेटर वाला प्रॉपर्टी होता है। और ग्लास आपको पता है इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो फाइबर ग्लास जो होता है ना, एक तो देखो उसमें सिलिकॉन तो होता ही, लेकिन अलग से अगर पूछा जाए तो अलग से आपका ये जो बोरॉन होता है ना, बोरॉन भी मिलाया जाता है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को मिलाने के लिए, हाँ। तो अगर बोरॉन नहीं होगा तो सिलिकॉन होगा। अगर यहाँ पर दोनों है और यहाँ पर कह रहा है फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सिलिकॉन तो ऑलरेडी रहता है सिलिका में, और यहाँ पर बोरॉन भी क्या करते हैं, मिलाते हैं। बोरॉन जो होता है दोस्तों, इसके छड़ों का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में भी होता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। एंटीमनी के अयस्क की बात करें तो इसके अयस्क का नाम है स्टबनाइट। और लेड में दोस्तों अगर एंटीमनी मिला देते हैं तो ये क्या बना देता है, ये टाइप मेटल बना देता है। आर्सेनिक की बात करते हैं, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो बीमारी कौन सी होती है, ब्लैक फुट, है ना। सिलिकॉन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला क्या है,
तत्व है ना, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगर बात करते हैं फाइबर की, तो फाइबर से याद रखना ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु के सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो स्थितियों का होना आवश्यक है। एक तो आपका क्या होना चाहिए, जो आपका आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा प्रकाश जो है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और प्रकाशीय तंतु का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो प्रकाशीय तंतु का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, नरेंद्र कपानी ने। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है। ट्राइक्लोरोमेथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। एलपीजी जो होता है इसमें याद रखिएगा ब्यूटेन प्लस क्या होता है आपका प्रोपेन होता है, लेकिन इसमें गंध के लिए याद रखिएगा क्या मिलाते हैं, इथाइल या मिथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। एलपीजी में दोस्तों ये जो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि ये गैस जो होता है किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, किसी गैस को द्रवीभूत करने के लिए हमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों बात करते हैं अगर ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का ही प्रयोग कहाँ पर होता है, सिगरेट के लाइटर में होता है। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, और याद रखिएगा लाफिंग गैस किसे कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों, इसका यूज एनेस्थेसिया में यानी बेहोश वगैरह करने के लिए निश्चेतक के रूप में होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ब्यूटेन के बारे में हम लोगों ने बात की। एक होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं पायरीन, और इस पायरीन का यूज कहाँ पर होता है, तो याद रखना है इसका यूज होता है अग्निशमक यंत्रों में। किसमें होता है, अग्निशमक यंत्रों में इसका प्रयोग होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और एक होता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है CHI3, ये होता है आयोडोफॉर्म का सूत्र। अगला क्वेश्चन है कांच को मजबूत बनाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कांच की अगर बात करें तो कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। कांच एक अति शीतल द्रव है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कांच की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हार्डनेस को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। इसका यूज जो होता है ग्लास को, कांच को मजबूत करने के लिए यूज करते हैं। कांच को मजबूत बनाने के लिए इसका यूज होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है अम्ल वर्षा के लिए। और अम्ल वर्षा ऐसे वर्षा को कहते हैं जिसका pH मान कितना 5.6 से क्या होता है, कम होता है। दैट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पोटासियम और सोडियम के बारे में याद रखिएगा। जो पोटासियम और सोडियम है इसका क्या होता है, पोटासियम और सोडियम की बात करते हैं तो इसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। पोटासियम और सोडियम जो है पानी और हवा दोनों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। पोटासियम सबसे क्रियाशील धातु है। प्लैटिनम याद रखिएगा सबसे क्या है आपका सबसे कम क्रियाशील धातु है। पोटासियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। प्लैटिनम सबसे कम क्रियाशील धातु है। प्लैटिनम को ही व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर कह रहा है जब इथेनॉल और एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखिए इथेनॉल और एसिटिक एसिड का जब अभिक्रिया होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। ये जो एसिटिक एसिड है यही आपका मिलता है किसमें, सिरका में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड। ये जो कार्बोक्सिल एसिड है किसको, COH ग्रुप का जो अम्ल होता है उसी को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल एसिड भी बोलते हैं। ये तथ्य भी याद रखेंगे। जो इथेनॉल है आपका ये इथाइल अल्कोहल है, ये आपका पीने वाला शराब है। और एक होता है गैसोहल। गैसोहल की बात करें तो इसमें दोस्तों क्या होता है, गैसोलिन कितना 90% यानी पेट्रोल होता है 90%, और इथेनॉल कितना होता है 10% होता है। ये पेट्रोल यानी क्या है C8H18 जिसे हम लोग ऑक्टेन भी बोलते हैं, और इथेनॉल यानी क्या है C2H5OH है। तो गैसोहल में याद रखिएगा 90% पेट्रोल होता है, 10% क्या होता है आपका इथेनॉल होता है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नाफ्थलीन में किस प्रकार का बंध है। तो देखिए नाफ्थलीन में आपका जो होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आपका सिग्मा बॉन्ड भी होगा यहाँ पर, और पाई बॉन्ड भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों होता है, याद रखेंगे।
और नप्थलीन के बारे में याद रखना, नप्थलीन जो है यह आपका कैसा है, एक सब्लिमेट मटेरियल है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इस चीज को भी याद रखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें तो देखिए सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। तो इसके पीछे वजह है कि याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, लवाजियर ने दिया था। जबकि याद रखिएगा स्थिर अनुपात का नियम है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जब भी किसी मतलब कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो संतुलित है या नहीं है, अगर इसका पता लगाना है तो आपको क्या करना है, देखना है कि लेफ्ट में जितने कंपाउंड हैं उतने ही राइट में हैं कि नहीं है, मतलब लेफ्ट में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स राइट में हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, लेकिन इधर एक एक, तो ये नहीं है संतुलित। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, लेकिन यहाँ इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, गलत है। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना 3 है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर 2 Mg है, 2 Mg भी है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो यानी कि ये जो है ना आपका क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और याद रखिएगा ये जो मैग्नीशियम है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो ये कैसा कलर देता है, याद रखिएगा ये व्हाइट कलर देता है। इसलिए याद रखिएगा जब भी कोई अगर आपसे पूछा जाए कि पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो पटाखों में उजला रंग किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है। और हरा रंग किसके कारण, बैरियम के कारण। लाल रंग किसके कारण, स्ट्रोंसियम के कारण। पीला रंग किसके कारण, सोडियम के कारण। बैगनी रंग किसके कारण, पोटेशियम के कारण। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। और याद रखना मैग्नीशियम जो होता है ये पत्तियों के क्लोरोफिल में मिलता है, और किडनी के स्टोन को रिमूव करने में भी कौन हेल्प करता है, मैग्नीशियम हेल्प करता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए वसा की बात करें तो वसा जो होता है ना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व है। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन करता है, वसा ही प्रदान करता है ना। 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को कितना 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पोषक तत्व हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, तो याद रखिएगा वो है फैट हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। और फैट जो है क्या करता है, साथ ही साथ याद रखिएगा थर्मल इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, यानी ताप रोधक का भी काम करता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर के हीट को बाहर आने से और बाहर के हीट को अंदर जाने से रोकता है ना। और वसा की जब बात करते हैं दोस्तों, तो वसा हमारे शरीर में स्टोर कहाँ पर होता है, तो वसा हमारे शरीर में स्टोर होता है दोस्तों स्किन के नीचे एक उत्तक होता है, जैसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, या फिर जैसे वसा में उत्तक कहते हैं। इस वसा में उत्तक में स्टोर होता है, इसलिए वसा में उत्तक को या फिर जो एडिपोज टिश्यू है उसे फैट डिपो भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हमारे ब्लड में अगर फैट हो जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल यानी रक्त वसा। और अगर दोस्तों कोरोनरी आर्टरी याद रखिएगा एक ऐसी आर्टरी है, एक ऐसी धमनी है जो कि हमारे हार्ट के मांसपेशियों तक क्या करता है, हार्ट के कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचाती है। और अगर इस कोरोनरी आर्टरी में याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे दोस्तों क्या होती है, उससे हार्ट अटैक की संभावना, हृदय आघात की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन होता है, तो सबसे जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपका ग्लूकोज को इसलिए क्या कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कहते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा का जो अस्थायी मात्रक है वो जूल है। और अगर आपसे पूछा जाए एक जूल में कितना कैलोरी, एक जूल बराबर याद रखिएगा 0.24 क्या होता है, कैलोरी होता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है सिनकोना की छाल से प्राप्त वह औषधि जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, उसके स्थान पर प्रयुक्त कृत्रिम उत्पाद है। दोस्तों मलेरिया सबसे पहले होता किसके कारण है, प्रोटोजोआ के कारण। किस प्रोटोजोआ के कारण, तो याद रखना आपका प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है मिलता किधर है, तो ये मिलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में। और इसको मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे, उनका नाम था याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था, रोनाल्ड
रॉस। और ये जो मलेरिया होता है, मलेरिया में ठंड के साथ आपका बुखार होता है, मलेरिया में हमारा स्प्लीन जो होता है वो प्रभावित होता है, और मलेरिया के उपचार में याद रखिएगा कुनाइन की दवा का प्रयोग करते हैं। और ये कुनाइन की दवा कहाँ से? सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों मलेरिया के उपचार में याद रखिएगा एक क्लोरोक्वीन नामक औषधि का भी प्रयोग किया जाता है। क्या है? क्लोरोक्वीन। वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका सबसे पहला जो टीका है ना, सबसे पहले टीके की अगर बात करें, सबसे पहला जो वैक्सीन है किसी डिजीज का, वो बनाया था किसने? वो बनाया था, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहला टीका जो बनाया था वो किसने? एडवर्ड जेनर ने। किसका बनाया था? चेचक का बनाया था। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का। तो कभी भी अगर आपसे पूछा तो हु इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या हु इज फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण का पिता या फिर इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों है लखनऊ में। अगला सवाल है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जिसका उपयोग किसके बचाव हेतु किया जाता है? तो जैसा देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, हमारे ब्लड के हमारे शरीर के कोरोनरी धमनी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या आता है? उससे होता है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का जो पहला घंटा होता है, याद रखिएगा, हृदय आघात के बाद जो फर्स्ट आर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोल्डन आर। क्या कहते हैं? गोल्डन आर। और हार्ट अटैक को ही कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है उसको बीटा ब्लॉकर नामक इंजेक्शन दिया जाता है, और हार्ट अटैक के पेशेंट को दिया जाता है सीपीआर। सीपीआर का मतलब क्या होता है? सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी और क्या? रिससिटेशन। ये होता है किसका मतलब? ये होता है इस सीपीआर का मतलब, जिसमें क्या होता है, जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है उसको क्या करते हैं? उसके चेस्ट को काफ़ी जोर जोर से क्या करते हैं? पुश करते हैं, और साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं? उसको देते रहते हैं। तो वो क्या होता है, तो उससे उसका जो हार्ट है फिर से काम करना शुरू कर सकता है। तो बीटा ब्लॉकर है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध याद रखिएगा हृदय आघात से है, यानी कि हार्ट अटैक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो ये सब जो आपका महाजनपद है और उसकी राजधानी कहाँ थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो गांधार जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी तक्षशिला, है ना। इसके बाद याद रखिएगा जो आपका सूरसेन है इसका था मथुरा, और मथुरा में ही है क्या है? इंडियन गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा जो आपका वत्स था इसका था कौशाम्बी, और कौशला इसका कहाँ था? याद रखिएगा श्रावस्ती, है ना। और याद रखिएगा उज्जैन उसका कहाँ था? क्षिप्रा। मतलब उज्जैन जो है, उज्जैन अवंतिका, अवंतिका का उज्जैन था। और उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस चीज को भी याद रखेंगे। तो यानी ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का क्या हो जाएगा? 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, है ना। बी जो है ये आपका क्या है? सही उत्तर है। श्रावस्ती से भी सवाल जैसे आई थिंक बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था, तो याद रखिएगा ये श्रावस्ती में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था हुआ करता था, एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसका वो कहाँ पर है? वो याद रखिएगा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है अंतीचक, अंतीचक में है ना। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसका आविष्कार किसने कराया था? तो याद रखिएगा उसका आविष्कार कराया था धर्मपाल ने, है ना। जबकि जो आपका क्या कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका आविष्कार किसने? कुमारगुप्त ने करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने, है ना। नेक्स्ट कह रहा है फेफड़ों में रुधिर एवं वायु कोष्ठीय वायु के बीच में गैसीय विनिमय जो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? कई बार आपको बताया है जो हमारे शरीर के अंदर गैसीय विनिमय का कार्य करता है वो कौन करता है? वो करता है लंग्स यानी फेफड़ा, और फेफड़े में कौन करता है? एल्वियोली। एल्वियोली जो है यही क्या है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यहीं पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। लेकिन किस विधि से? तो याद रखिएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन यानी कि साधारण विसरण विधि से होता है। पराशरण जो है ऑस्मोसिस विधि से क्या करता है? जो रूट हेयर है वो क्या करता है? जो जड़ रेशे हैं वो मिट्टी से जल एवं खनिज को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, सोखता है। और उसके बाद याद रखिएगा जाइलम जो है, जाइलम ये क्या करता है? इस जल एवं खनिज को केशिकत्व के द्वारा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा कहाँ तक पहुँचाता है? पत्तियों तक पहुँचाता है। फिर पत्तियों में जब ग्लूकोज बनता है जो कि पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक
कौन पहुंचाता है? तो वो करता है फ्लोएम। फ्लोएम पहुंचाने का काम करता है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज के संश्लेषण हेतु कुल कितने अणु सम्मिलित होते हैं? तो याद रखिएगा जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 12 वाटर मिलता है। इसके बाद क्या बनता है? C6H12O6 होता है। फिर आपका बनता है 6 ऑक्सीजन और क्या बनता है आपका 6 मॉलिक्यूल वाटर का मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनता है, यहाँ पर ऑक्सीजन किसके हाइड्रोलाइसिस से बनता है? इस वाटर के हाइड्रोलाइसिस से बनता है। ये जो आपका ऑक्सीजन और ये जो वाटर है, इसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? अगर ये आपका वाटर जो है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है उसे बोलते हैं गुटेशन। अगर ये वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कहाँ पर होता है? स्टोमेटा में। स्टोमेटा यानी रंध्र में। और रंध्र को का ओपनिंग और क्लोजिंग जो कंट्रोल करता है, रंध्र के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करता है। इसके चारों तरफ मौजूद कौन? गार्ड सेल्स। इसके चारों तरफ मौजूद द्वारक कोशिकाएं, है ना? इस चीज को भी आप याद रखेंगे। दोस्तों कभी भी अगर आपसे पूछा जाए जो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो प्राथमिक उत्पाद तो ग्लूकोज है। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट पूछते कि द्वितीयक उत्पाद क्या है, तो वाटर और क्या है आपका ऑक्सीजन है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखो कितने अणु मिल रहे हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है, यही ग्लूकोज का सूत्र है। इसके लिए कितने अणु मिल रहे हैं? 12 मॉलिक्यूल वाटर का और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 18। 18 जो है ये इसका सही उत्तर है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान याद रखिएगा प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के क्लोरोफिल में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो सबसे उपयुक्त तापमान है, वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? याद रखना नीला और लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो वो बैगनी और हरा रंग जो है इसमें सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? 2 के साथ सुमेलित करिए। देखिए तृतीय मंडल जो है ना, इसमें क्या है? आपका गायत्री मंत्र है ना। नवा मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है ना। तो ए का क्या हो जाएगा? 3, सी का क्या हो जाएगा? 1, ए का 3, सी का 1, ये आपको इसी ऑप्शन में दिख रहा है। बी का यानी 4, ये जो है आपका 7वां मंडल दशरज्ञ युद्ध से संबंधित है। और 10वें मंडल में पुरुष शुक्त या वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। ये सारे मंडल जो हैं, सारे जो आपके वो हैं मंडल ऋग्वेद के, वो इंपॉर्टेंट हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसको किसने खोजा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। स्थल खोज, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका है हरप्पा है, मोहन जोदड़ो है ना। फिर चंदूहरो है, रोपड़ है ना। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है उसको किसने खोजा था, है ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है मतलब आपका हड़प्पा सभ्यता का पहला स्तर भी हड़प्पा था। और यहाँ पर देखो ये जो है ना, इसमें आपका जो ये 3 जो है ना, ये मतलब 3 जो है सही है आपका, एक जो है वो क्या है आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन बी है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें अलग अलग स्थल कहाँ पर है याद रखना कि हड़प्पा किधर है, मोहनजोदड़ो किधर है, चंदूहरो, रोपड़, ये सब आपसे पूछ दिया जाता है कहाँ से क्या मिला था, ये सब भी आपसे बनता है। शिशुपाल वध महाकाव्य किस कवि की रचना है? देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो आपका अलग अलग महाकाव्य लिखे गए हैं उसका ना आपसे पूछा जाता है। तो शिशुपाल वध जो है ना, ये किसका है? ये आपका माघ की रचना है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है बौद्ध धर्म के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए। नागसेन रचित मिलिंद पन्हु संस्कृत भाषा में रचित था। अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र पाली भाषा में था। तो ये दोनों आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो क्या है? ऑप्शन जी जो है ये इसका सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 परिप्लस ऑफ अरिथ्रियन सी में किस सातवाहन बंदरगाह को प्रमुख निर्यात केंद्र बताया गया है? याद रखिएगा कालियान। इसका सही उत्तर है आपका कालियान। कालियान नामक जो आपका बंदरगाह था सातवाहन बंदरगाह को मतलब इसमें जो है प्रमुख निर्यात केंद्र बताया गया है किसमें? परिप्लस ऑफ अरिथ्रियन सी में। नेक्स्ट है हर्ष के समय कौन सा धार्मिक सम्मेलन प्रसिद्ध था? हर्ष के समय जो है आपका प्रयाग जो सभा होता था, प्रयागराज में जो सभा आयोजित किया जाता था, ये जो है उसका सबसे उस समय का प्रमुख धार्मिक सम्मेलन है ना। और हर्ष चरित नामक जो है इस समय एक रचना भी लिखी जाती है ना।
आपको पता है इसी के ऊपर। मलिक कफूर जो है कह रहा है कि मलिक कफूर ने किस शासक को पराजित कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। याद रखिएगा, मलिक कफूर ने किस शासक को पराजित किया था, तो काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था और उसी से क्या किया था, ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर की नहीं है। कबीर की रचना इसमें से कौन नहीं है, तो याद रखना सूरत शब्दावली। सूरत शब्दावली जो है यह आपकी कबीर की रचना नहीं है आपकी। अगला है निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करिए। हैदराबाद जो है, हैदराबाद के जो संस्थापक थे चिनकिलिच खां, अवध के संस्थापक थे शहादत खां, बंगाल के संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां और रोहिलखंड अली मोहम्मद खां रोहिल्ला। हाँ, ए का क्या हो जाएगा 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ए जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है चलो दिल्ली चलें, दक्षिण की शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी, यह कथन किस पेशवा का है। यह कथन जो दिया था चलो दिल्ली चलें, है ना, दिल्ली चलो का देखो एक नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, चलो दिल्ली चलें, दक्षिण की शाखाएं अपने आप गिर जाएगी, ये दिया था किसने, बाजीराव प्रथम ने ये नारा दिया था, याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित का जो है इसको सुमेलित करिए। तो यहाँ पर देखो ये बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक और न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट ने लिखी थी। एक दोस्तों यंग इंडिया है, ये भी याद रखना, यंग इंडिया किसने लिखी थी, यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार, न्यू इंडिया और यंग इंडिया से, है ना, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। केसरी जो है ये आपका लिखा गया था किसमें, ये लिखा गया था मराठी में, और मराठा भी लिखी है किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन केसरी किसमें लिखी है, याद रखिएगा मराठी में। मराठा नामक जो किताब है वो किसमें लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये जो है ना इसका सही उत्तर आई थिंक सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना, सी का 3, डी का 4, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद। सरकार ने इसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, करेक्ट है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन सिले ने सिपाही म्यूटिनी कहा, है ना। ताराचंद ने इसे सामंती विद्रोह कहा। आरसी मजूमदार ने इसे ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता संग्राम कहा। यहाँ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। यहाँ पर देखिए यही नहीं लिखा है क्वेश्चन में, है 1857 की विद्रोह, यहीं पर लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन में नहीं लिखा है। हालांकि इससे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ना, ये क्या ऑप्शन डी है। सभी के सभी यहाँ पर कथन जो है सही हैं, किसके बारे में, 1857 के विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस किसान जन विद्रोह के परिणाम स्वरूप त्रवानकोर राज्य का भारत में विलय सुनिश्चित हुआ। याद रखिएगा यह है पनप्पा वायलार विद्रोह। इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी है ना। बारदोली सत्याग्रह के बारे में याद रखिएगा। जो बारदोली सत्याग्रह आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही जो वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को किसकी सरदार की उपाधि दी थी, ये भी आप याद रखेंगे। मोपला विद्रोह जो हुआ था आई थिंक ये केरला में हुआ था, है ना। नेक्स्ट है इसके बाद पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के विरुद्ध 1912 में दिल्ली षड्यंत्र के दौरान बम हमला किया गया था, ठीक है। इस अवधि में गदर पार्टी की गतिविधियां भारत में सक्रिय हुई, ये भी ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया, ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। अगला है ज्वालामुखी मेला मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ज्वालामुखी मेला जो है मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है किसमें, हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करिए। 1906 कलकत्ता, 1920 नागपुर, 1929 लाहौर और 1931 कराची। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना 1906, ये जो होता है आपका कल रचनात्मक कार्यक्रम का अनुप्रयोग, है ना, स्वराज का प्रस्ताव, है ना। इसके बाद याद रखिएगा जो है लाहौर में मौलिक अधिकारों आर्थिक नीति, यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर दिया हुआ है ये आपका दिया है आपका ऑप्शन बी, बी दिया हुआ है इसका उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद।
है ना। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। जो आपका आंसर की में उत्तर यही वाला दिया हुआ है ना, बाकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत में सिविल सेवाओं की स्थापना का आधार किस रिपोर्ट सिफारिश को माना जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है ना मैकाले समिति का जो रिपोर्ट है ना, यही भारत में सिविल सेवा का स्थापना का क्या माना जाता है, मतलब आधार माना जाता है। और भारत में सिविल सेवा का जनक या भारत में सिविल सेवा का पिता ये किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। और भारत में जो सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है ये कब मनाते हैं, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखोगे। अगला है भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था। तो इसके लिए आपका ली आयोग था, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ली कमीशन इज द राइट आंसर, है ना। और याद रखिएगा दोस्तों ये जो वर्तमान में जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, इसका गठन होता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 315 के तहत। या जो वर्तमान में जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका भी गठन किसके तहत होता है, आर्टिकल 315 के तहत ही होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टेस्ट के कुछ सवाल, है ना। तो बाकी आपसे मिलेंगे ऐसे ही अगले टेस्ट में कुछ सवालों के सॉल्यूशन के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अंजलि माधव स्वागत करती हूँ आपका केजेस परिवार में। और आज हम देखेंगे सॉल्यूशन टेस्ट नंबर 15 का। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है भाई आपके सामने। तो भाई प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना भूमि का विखंडन जुरासिक काल में हुआ, पैंजिया का विखंडन पर्मियन काल में हुआ। तो भाई गोंडवाना और पैंजिया, इनके विखंडन को लेकर के जो कथन दिए गए हैं उनमें से हमें कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करना है। तो सही विकल्प है कि गोंडवाना भूमि का विखंडन जुरासिक काल में हुआ, सही बात है। लेकिन पैंजिया का विखंडन जुरासिक की शुरुआत में ही हो गया था, पर्मियन काल में नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाली बात तो गलत है और ये वाली बात सही है, तो केवल एक हमारा करेक्ट है। पर ये पैंजिया और गोंडवाना है क्या, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था तब यहाँ पर केवल, इधर से समझे, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पर केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसे कहा जाता था पैंजिया, पैंजिया। और जो ये पानी वाला क्षेत्र है, इस पानी वाले क्षेत्र को पैंथालासा के नाम से जाना जाता था, पैंथालासा। आगे जाकर के जब प्लेट्स मूवमेंट शुरू हुआ तो ये पैंजिया दो भागों में टूट गया और इसके दो हिस्से बने। दो भागों में टूटा तो इसके दो हिस्से बने, एक हिस्सा ऊपर हुआ और एक हिस्सा ये नीचे वाला। तो जो नीचे वाला हिस्सा था इसे तो कहा गया गोंडवाना और इसे कहा गया लॉरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से आप जानते होंगे। तो ये हमारा बना गोंडवाना और ये बना लॉरेशिया। और बीच में जो पैंथालासा था उसका कुछ जल क्षेत्र इसके बीच में भरा और ये बन गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। ऐसे ही आगे जाकर के धीरे धीरे मूवमेंट की वजह से हमारे ये जो महाद्वीप हैं और भागों में टूटे और 7 महाद्वीप हमारे बन गए। इसी में से इंडिया भी टूट करके अलग हुआ और लॉरेशिया में जाकर के जुड़ गया, जिससे हिमालय का भी निर्माण हुआ। ये आपने हिमालय के समय पढ़ा होगा। चलें भाई, तो हमने ये चीजें देख ली, अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण कौन सी घटना सबसे सीधे रूप से प्रभावित होती है। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी है, तो इसके झुकाव होने से क्या फर्क पड़ जाता है? क्या दिन रात होते हैं, या ऋतु का चक्र आता है, यानी कि ऋतु परिवर्तन होते हैं, सर्दी गर्मी बारिश, या ज्वार भाटा आ जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण सबसे ज्यादा सीधे तौर पर कौन सा संबंधित है? तो दिन रात तो तब आता है जब पृथ्वी घूमती है, यानी कि पृथ्वी अगर झुकी ना हो और सीधे भी घूमे
तो अगर इधर सूरज है तो इधर तो दिन हो जाएगा और इधर रात हो जाएगी, यानी पृथ्वी झुकी ना भी होती तो भी दिन रात होते। लेकिन अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसको ऐसे समझे, ये हमारे पास सूरज चाचू हैं और ये है हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ये थोड़ी सी झुकी है। इसका मतलब जब पृथ्वी यहां से देखें तो पृथ्वी के जो सदर्न हेमिस्फीयर है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है, वहां सबसे ज्यादा गर्मी जा रही है और ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये अंधेरे में रहेगा, है ना। अब जब पृथ्वी घूम करके इस दिशा में आएगी और अगर इसका आप झुकाव देखें तो यहाँ जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है इस पे धूप जा रही है और ये वाला अंधेरे में है, यानी कि जो दक्षिणी वाला हिस्सा है उसमें ठंडक देखने को मिलेगी और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इसके झुकाव के कारण सर्दी, गर्मी, वर्षा ये सारे ऋतु देखने को मिलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋतु का चक्र। ज्वार भाटा की बात करें तो पृथ्वी के झुकाव के कारण नहीं, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पृथ्वी पर उसकी वजह से ज्वार भाटा आते हैं। आए अगला प्रश्न देखें क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपसौर में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। उपसौर जुलाई में आता है। अपसौर के समय भारत में सर्दी अधिक कठोर हो जाती है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन जो है वह सही है। तो हमें सही कथन चुनना है। तो सबसे पहले हम अपसौर और उपसौर की चर्चा कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो यहां देखें, अपसौर और उपसौर घटना है। जो हमारा सूर्य है ना वो पृथ्वी, एक सेकेंड, ये हमारा सन हो गया और ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है। तो पृथ्वी जब इसकी परिक्रमा करती है तो हम सोचते हैं कि सूरज केंद्र में है, पर ऐसा होता नहीं है। सूरज केंद्र में ना होकर के थोड़ा सा ऐसे देखने को मिलता है, यानी कि एक बार पृथ्वी सूरज से दूर होगी और जब घूमकर के पृथ्वी इस वाली जगह पर आएगी तो सूरज के पास होगी। जब दूर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और अपसौर की घटना जनवरी में होती है, सॉरी जुलाई में होती है, ठीक है, 3 जुलाई में। अब जब नजदीक होती है पृथ्वी तो इसे कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं उपसौर। तो पृथ्वी जब नजदीक होती है तो उपसौर कहलाती है और यह घटना जनवरी में होती है। कहाँ होती? जनवरी। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम ये तो पास में है तो सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ जनवरी क्यों? गर्मी से होनी चाहिए थे, है ना, ऐसा सीन है कुछ। और जनवरी में तो अपने यहाँ सर्दी होती है, देखो अभी जनवरी आएगी तो और सर्दी दिखेगी, है ना। जबकि जुलाई में दूर है तो ठंडक होनी चाहिए क्योंकि सूरज से दूर है, पर जुलाई में गर्मी आ रही है। इसकी वजह यह है कि जब पृथ्वी यहाँ आती है तो पृथ्वी का एंगल ऐसा होता है, यानी कि सूरज की जो सीधी किरणें हैं वह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, यानी हम कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो सूरज की किरणें सीधे उत्तरी गोलार्ध पर नहीं आती, ये ऐसे निकल जाती हैं। इस वजह से जो भारत है वहां जनवरी में सर्दी देखने को मिलती है, और जबकि अपसौर में हमें क्या देखने को मिलता है? जुलाई के महीने में हमें गर्मी वाला थोड़ा सा सीजन देखने को मिलता है। इसकी वजह क्या है? पृथ्वी का झुकाव, क्योंकि अब यहाँ पर किरणें जो उत्तरी गोलार्ध है सीधा वहां पर पड़ रही हैं। इसका मतलब जो अपसौर है वह कहाँ आता है? जुलाई में। तो यहाँ देखो उसने क्या कर दिया है कि उपसौर जुलाई में आता है, ये तो गलत बात है, उपसौर जनवरी में आता है। अपसौर के समय भारत में सर्दी अधिक कठोर हो जाती है, नहीं, अपसौर जब जुलाई में आ रहा है तो सर्दी कैसे कठोर होगी? क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आ रही हैं, और उत्तरी गोलार्ध में तो अपन बसे हुए हैं, तो सूरज की किरणें अपने ऊपर है तो गर्मी लगेगी। इसका मतलब उपसौर के समय भारत में सर्दी अधिक कठोर होती है, ये बात गलत है। उपसौर जुलाई में आता है, ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि जुलाई में अपसौर आता है, उपसौर नहीं। तो यहाँ पर केवल एक कथन हमारा सही होगा। आए अगला देखें। एक तरफ है सीमाएं और एक तरफ है संबंधित देश। चलें कर देंगे टिक, क्या दिक्कत है। रेड क्लिफ की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
है ना। तो रेडक्लिफ हो गया ए का 2। चले, मैकमोहन लाइन की बात करें तो भारत और चीन के बीच में है। डूरंड की अगर हम बात करें तो डूरंड लाइन जो है वह भारत और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है, 106 किलोमीटर की। तो डूरंड लाइन हमारा क्या हो गया। अब बात करते हैं शून्य रेखा की। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाता है। तो ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3, पहला वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। आए अगला देखें, नहर को सूची किससे जोड़ती है के साथ सम्मिलित करें। अच्छा, हमें यहाँ पर कुछ नहरें दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी नहर किसको जोड़ने का काम करती है ना। तो स्वेज नहर की बात करें तो ये लाल सागर, जिसे रेड सी कहते हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। तो स्वेज नहर का क्या हो गया अपना, तीसरा हो गया। पनामा नहर की बात करें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की कनेक्टिविटी है। तो पनामा नहर ये रहा भाई, तो पनामा नहर चौथे नंबर पर आ गया। कील नहर की बात करें तो बाल्टिक प्रदेश और उत्तरी सागर तो ऊपर दिया हुआ है हमारा, तो कील नहर का क्या हो जाएगा, सी का 1। सूर्य नहर की बात करें तो सू से सूर, सू से सुपीरियर, तो सुपीरियर झील ये बचा हुआ है। तो शू नहर जिसे बोला जाता है तो सुपीरियर झील और हीरो झील को जोड़ती है। तो ए का 3 होना चाहिए और बी का 4 होना चाहिए। तो ए का 3 और बी का 4, ये ऊपर ही मिल गया, पहला वाला अपना करेक्ट है। आए अगला देखे क्या है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, ज्वालामुखी, भूकंप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांत परिमेखला के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत सागर के चारों ओर एक रिंग बन जाती है जिसे कहा जाता है प्रशांत परिमेखला या फायर ऑफ रिंग। अब ये फायर ऑफ रिंग जो है इसलिए भी कहलाती है क्योंकि यहां पर भूकंप बहुत आते हैं और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा इसी फायर ऑफ रिंग में पाई जाती है, इसीलिए यहां पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। आए अगला देखें, भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला कौन सा है, माजुली या दीव या श्रीरंगपट्टनम या सागर द्वीप। तो देखें, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह डिब्रूगढ़ से लेकर के खैरकुटिया तक, डिब्रू जैसे ब्रह्मपुत्र आ रही है भाई ये नदी, और डिब्रूगढ़ से लेकर के खैरकुटिया तक यहाँ बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नदी द्वीप बनता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कहलाता है। ये असम में स्थित है और इसे माजुली कहा जाता है। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे जिला घोषित भी कर दिया गया है, इसलिए नदी द्वीप जिला बन गया है। आए अगला प्रश्न देखें क्या है, एक तरफ नदी है और एक तरफ उसके उद्गम स्थल हैं। आओ देख लेते हैं। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से होता है। उन्हीं पहाड़ियों के पास में त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी स्थित है, ठीक है, जिसे बालाजी बाजीराव ने बनवाया था, जिन्हें नाना साहब कहते हैं। आए तो भाई गोदावरी ए का 4। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है या अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी जो है वह महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पर हमारा हो गया बी का 3। कावेरी नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वतों से निकलती है। तो यहाँ पे सी का हमारा क्या हो जाएगा 2। नर्मदा नदी एमपी के अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसी नदी से सोन नदी भी निकलती है, चले जी, जो गंगा में जाकर के ऊपर मिल जाती है। और अमरकंटक की श्रेणी छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है, फिर वहां से महानदी भी निकलती है। तो देखे जरा, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर तो ए का 4 है और बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। तो यहाँ आ गया करेक्ट आंसर अपना ये वाला, है ना, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। याद रखना, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम भारत में है और जिसका मुहाना भी भारत में है। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम गंगा नदी तो भारत की सबसे लंबी नदी है,
आपने गोदावरी बता दी। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न था, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना, यानी जिस जगह से नदी निकली हो वो भी भारत में हो और जहां खत्म होती हो वो भी भारत में हो। तो अगर हम गंगा की बात करें तो उत्तराखंड से निकल तो रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी एक धारा बांग्लादेश भी चली जाती है ना, जो पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो हमें यहां ध्यान रखना है कि उद्गम और मुहाना एक ही जगह है, यानी भारत में ही। तो आंसर होगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जैसे कि गंगा उत्तर भारत में है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे दक्षिण गंगा है, ऐसे ही आता है दक्षिण की गंगा, यानी की शब्द लगता है इसमें। दक्षिण गंगा केवल तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा तो आंसर हो जाएगा कावेरी। क्यों होगा कावेरी? कोई तो रीजन होगा जिसको कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से गंगा का घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, नदी क्षेत्र बहुत इसका घना है, ऐसे ही कावेरी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसीलिए कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, आओ अगला प्रश्न देखें क्या है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो फेरल का या कोरिलिस बल इसको कहा जाता है। पवन विचलन, समुद्री धारा, ज्वार भाटा या वर्षा। तो जब भी आप पवनों का अध्ययन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसमें एक नियम पढ़ाया जाता है कि पवनें अपने दिशा के राइट मुड़ जाती हैं या पवनें अपने दिशा के लेफ्ट मुड़ जाती हैं। तो ये नियम फेरल का नियम है। ये क्या है? फेरल का नियम है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने क्या मुड़ जाएंगी? बाएं मुड़ जाएंगी, और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं मुड़ जाती हैं। इसी नियम को कोरिलिस बल या फेरल का नियम कहा जाता है, और यह है पवनों से संबंधित है। जो पवन की दिशाएं हैं ना, वो इसी वजह से तो तिरछी हो जाती हैं। जो वेस्टर्लीज हैं वो एकदम तिरछी होकर चलने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूमने की वजह से जो हवा है वह सीधी ना जाते हुए ऐसे तिरछी हो जाती है चलते समय। ठीक है, चलो आओ अगला प्रश्न देखें क्या है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप और अलास्का। अरे ये तो सीधा सीधा है। अरब प्रायद्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का कह रहा है, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। यहां देखिए क्या है, एक तरफ प्रयाग है, एक तरफ अलकनंदा के साथ संगम करने वाली नदियां हैं। सुमेलित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जरा, जो मिलाम और सतोपंत ग्लेशियर है वहां से दो नदी निकलती हैं। इन नदियों का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। विष्णु गंगा जब ये आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग पर, तब यहां से जो नदी आगे बढ़ती है इसे कहा जाता है अलकनंदा। क्या कहते हैं इसको? अलकनंदा, जो देव प्रयाग पर जाकर के गंगा से मिलती हैं। अब हम एक एक करके यहाँ प्रयाग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले विष्णु प्रयाग आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विष्णु प्रयाग देखेंगे। विष्णु के बाद नंद प्रयाग देखेंगे, तो नंद के बाद कर्ण प्रयाग देखेंगे। इसके बाद रुद्र प्रयाग देखेंगे, और रुद्र के बाद हम देव प्रयाग देखते हैं। देव प्रयाग, ठीक है। अब प्रयाग कहलाता क्यों है? प्रयाग का मतलब ही होता है मिलन बिंदु, जैसे कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में। प्रयाग मतलब जहां एक से अधिक नदी आकर के आपस में मिलती हैं। इसका मतलब इन प्रयागों पर भी अलग अलग नदियां मिलती होंगी। जैसे अगर हम बात करें नंद की, तो यहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। कर्ण की बात करें तो यहाँ पर पिंडारी नदी आकर के मिलती है। रुद्र की बात करें तो यहाँ पर मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, मंदाकिनी। और ये जो नीले रंग की नदी बह रही है ये अलकनंदा है, जो देवप्रयाग पर जाकर के किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। तो देवप्रयाग पर अलकनंदा और गंगा नदी आपस में मिलती हैं। गंगा से नहीं, बेसिकली भागीरथी से मिलती हैं, और इसके बाद ये नदी बनती है गंगा। ठीक है, तो यहां देखें
इधर से बहती चली आती है, जिसे कहते हैं भागीरथी, भागीरथी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अलकनंदा है, अलकनंदा। और ये अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी, फिर कौन सी नदी बन जाएगी, गंगा नदी। तो चले आओ मिला लेते हैं। विष्णु प्रयाग पर बात करें तो धौली गंगा, विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा, धौली गंगा आकर के मिल रही है। कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण पर पिंडारी नदी मिलती है, तो कर्ण की पिंडारी। रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी, और देवप्रयाग की बात करें तो भागीरथी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट रेखा साझा करते हैं, इनमें से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी और किस राज्य की सबसे छोटी है। तो भाई सबको पता है 9 राज्य टकराते हैं हमारे। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखें, गुजरात से कहानी शुरू होती है, महाराष्ट्र की ओर जाती है, कर्नाटक की ओर जाती है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा भाई साहब भी बैठे हैं। इसके बाद केरल की ओर जाती है, तमिलनाडु की ओर जाती है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके 9 राज्य हैं। इसमें सबसे बड़ी रेखा जो है ना वह गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की। तो गुजरात की सबसे बड़ी और गोवा की सबसे छोटी होती है। आइए अगला देखें। दीर्घ ज्वार के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जिसे सिजिगी कहा जाता है। ये बात है। दीर्घ ज्वार महीने में केवल एक बार पूर्णिमा के दिन आता है। अच्छा, इस दौरान ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से लगभग 20% अधिक होती है। तो देखें ये वाली बात एकदम सही है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जैसे कि ये सूर्य है, ये रहा आपका चंद्रमा और ये रही आपकी पृथ्वी, अर्थ मान लेते हैं, मून मान लेते हैं और सन मान लेते हैं। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो पृथ्वी पर 2 चीजों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिससे ज्वार हमारे थोड़े अधिक ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो क्या होता है, ज्वार अधिक ऊंचा उठ जाता है, जिसकी वजह से हम उसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। क्लियर है। चले, इस दौरान ज्वार की ऊंचाई सामान्यतः से ऊंची होती है, ये वाली बात भी सही है, तो ये बात भी करेक्ट है, ये वाली बात भी करेक्ट है। दीर्घ ज्वार महीने में केवल एक बार आता है, ये वाली बात गलत है। एक बार आता है, ये वाली बात गलत है। अगर पृथ्वी यहां पर भी बीच में भी आ जाएगी तो भी फोर्स अधिक लगने लग जाएगा, दोनों ओर से खिंचाव ज्यादा होगा और यहां पर ज्वार जो है ऊंचा उठ जाएगा। तो यहां पर केवल 1 और 3 जो है ये कथन हमारे सही होंगे, ये वाला कथन जो है ये गलत होगा। आए अगला देखें। एक तरफ है जल संधि और एक तरफ है जुड़ने वाले जल निकाय। ठीक है, तो जल संधि का अर्थ होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो 2 बड़े जल निकायों को, वाटर बॉडी को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई महाद्वीप है और नीचे भी कोई महाद्वीप है, इधर कोई महासागर वगैरह है या सागर है और इधर भी कोई सागर है, तो ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ से यहाँ तक जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसे ही कहा जाएगा जल संधि। तो अब हमें एक एक करके बताना है क्या कि कौन कौन सी जल संधि किस किस को कनेक्ट करती हैं। तो मलक्का जल संधि की बात करें तो यह अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती हैं, अंडमान सागर को या फारस की खाड़ी को या आर्कटिक महासागर को। अच्छा जी भाई, तो जो मलक्का जल संधि है यह दक्षिणी चीन सागर और जो अंडमान सागर है उसको जोड़ने का काम करती हैं। तो मलक्का जल संधि, जहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है ना, वहाँ एक सागर पड़ता है, तो अंडमान निकोबार की वजह से वहाँ नाम है अंडमान सागर। अभी मैप पर सारे दिखाएंगे। जिब्राल्टर की संधि की अगर हम बात करें तो ये किसको जोड़ने का काम करती हैं, तो जिब्राल्टर जो है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने का काम करती है। स्पेन के नीचे पड़ता है जिब्राल्टर, यूरोप और अफ्रीका के बीच में आता है। अभी ये सारा मैप पे देखेंगे करके। ठीक है, तो जिब्राल्टर जो है यह क्या कर रहा है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है।
बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि जो है, यह जो आप पूरा क्षेत्र देखते हो, आर्कटिक का ऊपर वाला और नीचे प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो आर्कटिक महासागर, ईरा, सी का चौथा हो गया। हॉर्मुज जल संधि की बात करें तो यह अरब कंट्री के पास में पड़ता है, जो आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। तो डी का 1 इसमें है, 2, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट। अब हम सभी को एक एक करके मैप पर दिखाते हैं ताकि आप चीजें थोड़ा लंबे समय तक दिमाग में कनेक्ट कर पाएंगे। आइए यहां देखिए, सबसे पहले हम आपको मलक्का स्ट्रेट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ अंडमान निकोबार वाली द्वीप पड़ते हैं और ये है अंडमान सागर। ये जो पानी का छोटा सा टुकड़ा है इसे कहेंगे स्ट्रेट, और ये इधर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। दक्षिणी चीन सागर यानी कि मलक्का स्ट्रेट का काम है, यानी कि मलक्का संधि का काम है दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सी को जोड़ने का। आए, इसके बाद आपको मिलाते हैं जिब्राल्टर से। तो एक तरफ आप देखोगे मेडिटेरियन सी पड़ता है, भूमध्य सागर, और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक। तो ये वाला जो पूरा समुद्र इधर आप देख रहे हो, ये पूरा, तो ये अटलांटिक ओशियन है, और यहां आप देखोगे ये भूमध्य सागर है। ठीक है, चलें। तो ये जो आप मोरक्को, अल्जीरिया देख रहे हो, ये अफ्रीका वाली कंट्री है बच्चा, और आप जो ऊपर देखोगे पुर्तगाल, स्पेन, ये यूरोप वाली कंट्री है। जो बीच में छोटा सा पड़ रहा है इसे जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला देखें, अब बात करते हैं बेरिंग संधि की। बेरिंग संधि कहाँ पड़ती है? तो ये अमेरिका वाले ऊपर चले जाओ, कनाडा के बगल में आप देखो अलास्का पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में, और इधर रशिया वाला क्षेत्र है। तो ये ऊपर आप देखोगे आर्कटिक ओशन, इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो बीच में स्ट्रेट दिख रही है पतली सी, इसे कहा जाता है बेरिंग संधि। और नीचे जो ये बड़ा सा समुद्र दिख रहा है इसे प्रशांत महासागर कहते हैं, यानी कि बेरिंग संधि आर्कटिक को प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कर रही है। तो ये पूरा नीचे प्रशांत महासागर है। बेरिंग संधि के जस्ट नीचे जो सागर पड़ता है उसे बेरिंग सागर के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, अब हम आपको जरा हॉर्मुज के बारे में भी बता दें कि हॉर्मुज संधि कहाँ पड़ती है। तो नीचे देखिए आपको ओमान, अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरब थोड़ा देखने को मिलेगा, तो आइडिया पड़ जाएगा। ऊपर देखो ईरान, इराक वाले क्षेत्र पड़ेंगे। यहाँ जो ये पतला सा क्षेत्र पड़ रहा है, तो एक तरफ ये पर्शियन गल्फ और एक तरफ ये ओमान, यानी कि फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी का क्षेत्र है, ये ओमान की खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ने का काम हॉर्मुज करता है। कौन करता है? हॉर्मुज करता है। ठीक है, तो हमने मैप पर थोड़ी सी जल संधियां देख ली। आ जाए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, कैस्पियन सागर है, या विक्टोरिया झील है, या बैकाल झील है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें तो कैस्पियन सागर, या हम कहें खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर। इसका नाम ही सागर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका आकार झील जैसा नहीं है, सागर जैसा है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील जो है यह 5 जो ग्रेट लेक्स हैं उनके समूह में से आती है, और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील की बात करें तो ये पड़ती है अफ्रीका में, और बैकाल झील की बात करें तो इसे गहरी झील माना जाता है, और यह आपको साइबेरिया साइड में आप जाओगे, जो रूस के निचले वाले हिस्से में, वहां देखने को मिलेगी। तो हम जरा आपको कैस्पियन सागर दिखा दें। तो यहाँ देखें ईरान, इराक, ये सारे आप क्षेत्र देखोगे, यहाँ इतना बड़ा जो ये क्षेत्र दिख रहा है ये कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर। तो एक्चुअल में है तो झील, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है, झील से बहुत ज्यादा बड़ा, इसलिए इसको बोला जाता है सागर। आए अगला प्रश्न देखें बच्चा। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई देख लेते हैं क्या है। यह प्रशांत महासागर के पेरू तट के पास उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है। बिल्कुल सही बात। यह भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे भारत में भारी वर्षा होती है ना। अल नीनो की बात हो रही है। चलें, इसे यीशु यानी कि यीशु का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर क्रिसमस के आसपास दिखाई देती है।
तो बिल्कुल जो अलिनीनो है इसका मतलब ईशु का पुत्र ही है, ये वाली बात भी करेक्ट है। और प्रशांत महासागर के पेरू तट पर जो गर्म जलधारा है ये भी सही है। पर अलिनीनो मानसून को सकारात्मक रूप से भारत में दिखाता है, ये गलत है। इसको थोड़ा ऐसा समझ लें, जैसे ये भारत हुआ, ये श्रीलंका लगा पड़ा है और ये हमने मान लिया अपना ऑस्ट्रेलिया। यहां आप दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र देखेंगे, पेरू तट वाला। अगर अलिनीनो की बात करें तो इसका अर्थ क्या है समझना। तो यहां समुद्र बना हुआ है, प्रशांत महासागर। अगर यहां पर गर्म जलधारा है इधर, तो इसे कहेंगे अलिनीनो, अलिनीनो यू मान लो। और अगर ये गर्म जलधारा चलकर इधर आ जाए, यानी कि यहां की सतह अगर गर्म हो जाए तो इसे कहेंगे ला नीना या ला नीनो कहा जाता है। तो अलिनीनो और ला नीना, अब खुद सोच के देखो कि अलिनीनो की सिचुएशन में वो क्या कह रहे हैं कि अलिनीनो मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मान लेते हैं, चलो यहां पर गर्म जलधारा है तो यहां भाप उठेगी तो बारिश पेरू तट पे होगी, ना कि भारत में आकर होगी। हाँ, लेकिन अगर यहां पर गर्म पानी होगा तो भाप उठेगी जो ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश करेगी और हवा मूव होकर भारत की ओर भी आएगी और यहाँ पे भी बारिश करेगी। इसका मतलब लानीना जब होगा तब भारत के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मानसून में, अलिनीनो में नहीं पड़ता। अलिनीनो में तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि पहला और तीसरा कथन जो है वह सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। एक तरफ घास के मैदान दिए हैं और एक तरफ देश दिए हैं। अच्छा, इनको हमें चुनना है। तो प्रेरी की बात करें, ये कहां पर है? प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका ये रहा भाई, तो ए का हो जाएगा अपना 3। पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना, तो बी का 4। बेल्ट की बात करें तो ये तो अफ्रीका में है, तो सी का 1 ऊपर देखो ये रहा भाई। और डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, तो ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। ये वाला अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 चेक कर लो कि मैं कहीं गलत तो टिक नहीं कर जा रही। बेल्ट का 1 होगा, हाँ ठीक है। आए अगला देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे। वेस्टर्ली पवनें 30 डिग्री टू 60 डिग्री पर बहती हैं, सही बात। ट्रेड विंड 0 डिग्री से 30 डिग्री पर बहती हैं, ठीक है, ये वाली बात भी सही है। पवनों की दिशा कोरियोलिस बल्ब से प्रभावित होती है, ये तो अपन अभी चर्चा करके आए हैं। तो तीनों ही बातें यहाँ पर क्या है? सही है। आए अगला देखें। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेंगे। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, सही बात है। यह आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषदों पर भी लागू होता है, नहीं, ये बात सही नहीं है। यह प्रावधान अधिनियम लागू होने के बाद 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, ये वाली बात भी सही है। तो पहला और तीसरा तो सही है, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट। आए अगला देखें। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भैया BN राव, जिन्होंने भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर काम किया था। आइए अगला देखें। भारतीय संसद की प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कर लेते हैं भाई। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, सही बात है। राज्यसभा इसको 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, पर उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी, वो लोकसभा वाले लेंगे। तो पहली वाली बात सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति करता है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति दोनों ही सदनों से संबंधित नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वह लोकसभा से संबंधित है, लोकसभा ही तय कर सकती है कि कोई भी सरकार गिरानी है उठानी है। अगर वह किसी भी सरकार को रद्द करना चाहे, है ना, या उन पर विश्वास वो अपना खो दे, तो उनको ये कह सकते हैं कि आप अब सरकार काम अपना नहीं करोगे, सरकार अब ये नहीं चलेगी, दूसरी सरकार बनाई जाएगी। लेकिन राज्यसभा उसका कोई लेना देना नहीं होता, तो ये वाली बात भी
सही है, केवल लोकसभा में आता है। संसद का कोरम यानी कि गणपूर्ति सदन की कुल संख्या 1/10 होती है, बिल्कुल। तो ये वाली बात भी सही है। ये वाली बात जो है ना, ये गलत है बात, है ना, ये वाली बात क्या अपनी गलत है, और मैं गलत ही चुनना था, है ना, प्रक्रिया में कौन सा सत्य है। तो जरा इसे मैं हटा दूं, वरना सभी सही लगेंगे। ये वाला अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आए अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है, बिल्कुल। आपराधिक मामलों में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी को चुप रहने का पूर्ण अधिकार है, बिल्कुल। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में कोर्ट ने कहा कि नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट व्यक्ति की चुप रहने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि नार्को टेस्ट में तो बोल नहीं पड़ेगा, चुप रह नहीं सकते। तो ये वाली बात सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर क्या है, हमें सही देखने को मिले। आए अगला देखें, संविधान है और प्रावधान है। तो मैं बताना कि ये प्रावधान कहाँ से लिए गए थे, ये बताना है। तो ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली ली है हमने। तो संवर्ती सूची, राज्य की नीति निर्देशक तो आयरलैंड के हैं, है ना, और न्यायिक संसदीय, ये रहा अपना। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का अपना हो जाएगा चौथा। अमेरिकी संविधान, वहां से हमने क्या लिया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, तो अमेरिकी संविधान का तीसरा हो जाएगा। तो बी का हमारा 3। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो ये डीपीएसपी। तो आयरलैंड संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अब बचा है ऑस्ट्रेलिया, जिससे हमें समवर्ती सूची मिलती है, यानी कि ऐसे कुछ नियम जो राज्य और केंद्र दोनों में ही लागू किए जाएंगे। तो पहला वाला अपना करेक्ट होगा। आइए अगला देखें, नोटा, नोटा का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में मान्यता दी, संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार करता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 1 का ए, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है उसको एक्सप्लेन करता है नोटा। अगर आप किसी को नहीं चुनना चाहते तो नोटा दबा सकते हैं। आइए अगला देखें, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, या फिर संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या गणराज्य, या लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। तो गणराज्य सबसे अंत में आता है और संप्रभु सबसे पहले। तो हमें 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, बी और सी। संप्रभु के बाद में समाजवाद आता है, तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आए अगला देखें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण का, परमादेश का, अधिकार परीक्षा का या उत्प्रेषण का। तो हम आदेश देते हैं, यह लैटिन भाषा के परमादेश से बना है। परमादेश का मतलब होता है कि मैं आदेश दे रहा हूं, तो परमादेश से बना हुआ ये। आए अगला देखें, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, देख लेंगे। इसे केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा से तो संबंधित नहीं है। इसे पारित होने के लिए 2 से 3 बहुमत की आवश्यकता होती है, नहीं। इससे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसे लाने के लिए कोई न्यूनतम संख्या नहीं चाहिए। तो यहाँ देखें, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये वाला कथन हमारा सही है। आए अगला देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन करा कि भाई ये व्यवस्थाएं भी होने चाहिए, लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता पहला ही ऑप्शन है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आए अगला देखें, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या सही है। वह संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसे संसद में मतदान का अधिकार है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, वह कैबिनेट का सदस्य होता है। नहीं, वह संसद का सदस्य नहीं होता और फिर भी संसद की कार्यवाही में वह भाग ले सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला करेक्ट होगा। आए अगला देखें, भारत के राष्ट्रपति की विटो पावर जिसे बोलते हैं, शक्तियों के संदर्भ में
कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं और सही कूट का चयन, यानी कि विचार करना, सही कथन चुनना है। ये क्या है? अत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति तब कर सकते हैं जब संसद द्वारा पारित विधेयक निजी सदस्य का हो। ठीक है, सही बात है। विधेयक, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भारतीय राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक व्यापक है। ये वाली बात भी सही है। तो पहला और दूसरा तो ठीक है, सॉरी तीसरा ठीक है, ये दूसरा वाला सही नहीं है। तो सही कथन होगा केवल 1 और 3। आए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 के अंत में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था जिसने तमिलनाडु को प्रभावित किया? अरे ये तो करंट अफेयर आपका। और दितवाहा नाम का चक्रवात आया था, दितवाहा नाम का चक्रवात आया था। इसके लिए अच्छा, अपने पास अभी और प्रश्न है? हमें लगा अंतिम प्रश्न आ गया। आए आगे चलते हैं। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2025 में जो इंडियन आर्मी थी, भारतीय सेना, उसके द्वारा किया गया था। आइए जी अगला प्रश्न देखें। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में, पंचकुला में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? तो ये हरियाणा में हुआ था 11वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, और हरियाणा में पड़ता है पंचकुला। ठीक है, पंचकुला। चलें, अब अपना अंतिम प्रश्न हुआ, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप QR कोड को स्कैन करके भी पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद। बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 15 आपने दिया। अब बारी है उसके वीडियो सॉल्यूशन की। आपको ऑलरेडी पीडीएफ में सॉल्यूशन मिल चुका होगा। अब एक बार इन चीजों को हम दोबारा से समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आपका रिवीजन बार बार हो रहा होगा, आपका एग्जाम पेपर भी काफी अच्छा जा रहा होगा, और आप काफी बेहतरीन काम भी कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा जो भी सवाल आपको नहीं बनते हैं आप उनका 5-6 बार रिवीजन करेंगे। बाकी सवाल का 1-2 बार रिवीजन चल जाएगा, लेकिन जो नहीं बन रहे हैं, जो टॉपिक आपका वीक है, आप उनको बार बार रिवीजन करेंगे, पूरे टॉपिक को। ऐसा नहीं सिर्फ 2-3 पॉइंट पढ़ लेना है, नहीं, पूरा टॉपिक, जिस टॉपिक से कम बन रहा है पूरा टॉपिक जाकर रिवाइज करके खत्म करना है। चलो यहां देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करी गई है। में सुधार के लिए किन समूहों ने 2025 में संयुक्त दबाव बनाया है? ठीक है, सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करी गई है, मतलब यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें परमानेंट मेंबर है 5, है ना? तो उस 5 को और बढ़ाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। जैसे दक्षिण अफ्रीका जो है, उसका कोई भी नेतृत्व यहां पर नहीं है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका ही कोई नेतृत्व नहीं है ना, यूएनएससी के अंदर। इसके अलावा यूएनएससी परमानेंट सीट की मैं बात कर रहा हूं, भारत भी उसमें परमानेंट सीट भारत की भी नहीं है। तो इस बात का बार बार बोला जा रहा है। जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये भी बार बार भारत का साथ देते हैं, है ना? तो आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो कि इन पर दबाव बनाने काम करता है ना? ये सवाल थोड़ा इन ऑप्शंस के आधार पर थोड़ा दे पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि सारे ही संगठन है। संगठन में कई सारे देश रहते हैं, कुछ देश चाहते हैं, कुछ देश नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर मेजर में बात करूं तो G20 और ब्रिक्स दोनों ही दबाव बनाने का काम कर रहा है यूएनएससी में सुधार के लिए। ठीक है, मुख्य रूप से भारत है, और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूस और फ्रांस जैसे देशों ने यहां पर भारत की वकालत की है। ठीक है, चलिए, वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों मायने रखता है? यह किताब लिखी गई है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी, एस जयशंकर, अमित शाह जी या शशि थरूर? आप बोलेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा यह किताब लिखी गई। ऐसी ही सेम किताब, मतलब नाम लगभग सेम है। नाम क्या है? वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये हम लोग देखने वाले हैं, अभी। ठीक है, आप बोलिएगा कि ये डी वाई चंद्रचूड़
जी के द्वारा लिखी गई किताब आपको देखने के लिए मिलती है, डी वाई चंद्रचूड़ जी द्वारा लिखी गई किताब आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्लियर। वाई भारत मैटर, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, आप बोलेंगे डी वाई चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़ साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 ट्रॉफी हैज बीन वॉन बाय विच टीम? आंसर हो जाएगा विदर्भ ने इस बार जीता है, विदर्भ ने इस बार जीता है। विदर्भ मतलब नागपुर वाला क्षेत्र, नागपुर में ये आयोजन भी किया गया था। केंद्रीय बजट 2025 में, आवाज तो आ रही है ना? हाँ। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कितने बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है कि लक्ष्य जो रखा गया है वो लगभग बताया गया था कि 8 करोड़ के आसपास रखा गया है, 8 करोड़ के आसपास रखा गया है। ठीक है, 8 करोड़ के आसपास रखा गया है, 8 करोड़ के आसपास रखा गया है। नेक्स्ट। भारत में रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से पहली बार किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? 4 विकल्प हैं, एक बार पढ़िए, उत्तर बताने की कोशिश करिए क्या होगा। क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला अग्नि प्राइम की बात यहां पर करी गई है। अग्नि प्राइम मतलब अग्नि प्राइम आपको याद होगा, अग्नि 1 अग्नि 2 को रिप्लेस करने के लिए एक जबरदस्त तरीके से मिसाइल बनाई गई और इसको चलती हुई रेल से, है ना, लॉन्च करने की बात करी गई थी। काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा इससे भारत का रक्षा तंत्र, है ना। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप बोलेंगे नाम हो जाता है, ये है खान। ये कौन है? आप बोलेंगे खान साहब हैं, है ना। एक खान सर हैं और एक खान सर हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल हैं। कहां के? बिहार के। और इनके द्वारा शपथ दिलाई जा रही है बिहार के मुख्य न्यायाधीश को। नाम हो जाएगा विपुल पंचोली। ठीक है, न्यायमूर्ति विपुल पंचोली, ये आप देख सकते हैं, विपुल पंचोली जी। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने प्रसिद्ध भारतीय गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? आप ये बात याद रखिएगा कि जुबिन गर्ग जी की मृत्यु जो हुई थी सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए हुई थी, इसीलिए सिंगापुर नाम के देश ने अपने यहां के एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय उपकर पहचान रजिस्टर CEIR पोर्टल के माध्यम से चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन, है ना, चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदी में किस राज्य का पहला स्थान है? तेलंगाना। मतलब आपका फोन अगर चोरी हुआ है तो तेलंगाना पर अगर आप हैं तो मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं, इस आधार पर यहां पर बात करी गई है। ठीक है, चलिए। कतर भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली मतलब UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क से जुड़ने वाला कौन से क्रमांक का देश बन गया है? तो कतर बना है 8वां देश इससे जुड़ने वाला। कतर बना है 8वां देश UPI लॉन्च करने वाला। इसमें भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE ऑलरेडी शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां बात करी गई है, एक तरफ इमारत है और दूसरी तरफ इससे संबंधित तथ्य या निर्माणकर्ता। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपको करना है कि जो सबसे आसान आपको लग रहा है आपके हिसाब से, आप सबसे पहले उसको मैच कर दें, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे पता है बुलंद दरवाजा के बारे में कि गुजरात विजय के दौरान बनवाया गया था। इसके अलावा मान लीजिए मुझे पता है कि पितरादुरा एतमादुद्दौला, ठीक है। मान लीजिए मुझे सिर्फ C नंबर पता है, तो C को मैंने 4 के साथ मिलाया, C को 4 के साथ मिलाया, तो लेकिन C 4 के साथ काफी ऑप्शन में है, लेकिन एक ऑप्शन हमारा फिर भी एलिमिनेट हो गया है। A ऑप्शन 2 के साथ मिलाना है, A ऑप्शन 2 के साथ, यहां पर D ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपको एग्जाम पेपर पर करना है। ये आपको पूरा मिल जाएगा कि मोती मस्जिद दिल्ली पर भी है
मोती मस्जिद दिल्ली पर है जो कि औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा आगरा पर भी है, पाकिस्तान पर भी मोती मस्जिद आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा यह आपको दिल्ली पर देखने को मिलता है। दोहरे गुंबद का प्रथम प्रयोग यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं, आपको बताना है। जैसे केरल की बात की जाती है 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो आप देखिए यहां पर कौन सा लिखा हुआ है। आपने बोला साहब सर्वाधिक लिंगानुपात लिखा हुआ है, तो आपने बोला ए को 4 के साथ हमने मिला दिया। ए 4 के साथ हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब 2 आंसर तो हमारे कैंसिल हो गए। ए 3 के साथ, ए 3 के साथ, तो 2 आंसर तो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसके अलावा आपने बोला बिहार। बिहार में आपको क्या मिलता है? बिहार में आपको सर्वाधिक जनघनत्व भी मिलता है ना। बिहार में आपको सबसे कम साक्षरता भी मिलती है। सर्वाधिक जनघनत्व, सबसे कम साक्षरता, तो आपने बोला बिहार को हमने मिला दिया सर्वाधिक जनघनत्व के साथ, है ना। तो आंसर क्या हो गया? बी को मिला दिया 3 के साथ, बी को मिला दिया 3 के साथ, बी को मिला दिया 3 के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। बाकी ऑप्शन के बारे में भी, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनघनत्व, हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात। अब यहां पर प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में बात करी गई है। एक तरफ प्राचीन नाम, एक तरफ आधुनिक नाम। ये नाम किसके हैं? ये नाम नदियों के आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे परुषणी रावी का, ठीक है, विपाशा व्यास का, व्यास कहां गया? विपाशा व्यास का, है ना। वितस्ता झेलम अस्किनी चिनाब, वितस्ता झेलम अस्किनी चिनाब। आप आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना का मतलब क्या है? गांधी जी के विचारों पर काम करते हुए गांधी जी ने जिस प्रकार से कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बात करी थी, उसी चीज को एक योजना के रूप में तब्दील कर दिया। ऐसा किसने किया था? आपने बोला ऐसा करने का श्रेय दिया जाता है श्रीमन नारायण अग्रवाल जी को, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी को। ठीक है, यहां पर कृषि और कुछ हद तक औद्योगिकरण की बात की जाती है। मतलब गांधी जी के सोच के आधार पर, गांधीवादी आर्थिक सोच के आधार पर यहां पर बात करी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश, एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कौन सा संगठन करता है? एमएसपी क्या होता है? मतलब इसमें जो मूल है, जो लागत लगी है किसान की, वो कम से कम उसको मिल जाए, उसका उतना नुकसान ना हो कि वो दोबारा सोचे ही ना खेती करने का, है ना। तो ये उसको मिल जाए, साथ में थोड़ा सा लाभ उसको मिल जाए, तो वो लगातार एनर्जी उसके अंदर बनी रहेगी आगे भी खेती करने की। इसके लिए साथ में यह बार बार किसान परेशान होता है कि हम कहां पर बेचें अपना चीज, जो भी फसल आदि है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन देने की यहां पर कोशिश की जाती है एमएसपी के द्वारा। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट समर्थन प्राइस मूल्य। ठीक है, विख्यात नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति एक साथ किन 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थी? इनका निधन हुआ है इसलिए ज्यादा चर्चित हैं। और आप बोलिएगा ये कुचिपुड़ी भी करती थी, ये भरतनाट्यम भी करती थी। कुचिपुड़ी भी करती थी, भरतनाट्यम भी करती थी यामिनी कृष्णमूर्ति। तस्वीर आप इनकी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई, गोल मतलब जिसके अंदर गोल मारा जाता है, वो गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी है? आप बोलेंगे 7.32 मीटर। यहां पर आपको तस्वीर भी दिखाई गई है, ये गोल पोस्ट है, इसकी चौड़ाई 7.32 मीटर आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ सवालों का सॉल्यूशन था जो आपने देखा। ठीक है, मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी किताब है? ठीक है, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी किताब है? तो आपने बोला डी वाई चंद्रचूड़, है ना, डी वाई चंद्रचूड़ साहब, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के सीजीआई रह चुके हैं। आपको ये बात भी याद होगी। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे आगे की क्लास में आगे के सॉल्यूशन के साथ। आप रखेंगे अपना ख्याल, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।